सो बच्चे लोग, अब तक हम लोग ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। अब अपन लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ना कैलकुलस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। द रीजन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन, आगे बोलेगा नॉन यूनिफॉर्म, बोलो बच्चा लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए या सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं। तो पहले ग्राफ बनाते हैं, पर उसके बाद बातें करेंगे। एवरीबडी पे अटेंशन। ग्राफिक गिनती है हमारे पास, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया तुम लोगों का वाई एक्सिस। नाउ हमको ये मालूम है बच्चों बहुत क्लियरली कि ये स्ट्रेट लाइन तो बनना नहीं है ऐसा। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है आपकी, स्ट्रेट लाइन तो बच्चों बनना ही नहीं है ना। एक जगह पे वेलोसिटी चल रहा होगा, एक जगह पे टाइम चल रहा होगा, तो वेलोसिटी के बगल में ब्रैकेट में टाइम कर दें क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब है टाइम के स्केल पे वो चेंज हो रहा होगा, मतलब ऐसा जाएगा, कुछ भी हो सकता है बच्चों। यहाँ पे बात समझ रहे हो? तो ये इसका ग्राफ ऐसा बना देते हैं अपन लोग। आपको स्टडी करना है टाइम के दो इंटरवल के बीच में, टाइम t1 से लेके बच्चों टाइम t2 तक। तो अगर इन दोनों को स्टडी करने बैठते हो ना आप लोग, तो t1 बच्चों यहाँ कहीं जा रहा होगा और t2 का टाइम इंटरवल यहाँ कहीं आ रहा होगा। एम आई क्लियर? आना तो बोलो। तो उस पर जो स्पीड होगी बच्चों वो आपको ऐसी मिलना शुरू हो जाएगी ये। लेकिन आप देख ही रहे हो कि टाइम के एक एक माइनर से माइनर चेंज में भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर जी अगर टाइम यहाँ लिखा है और उसका स्मॉल चेंज dt है, तो उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो v की आ रही होगी। क्या आ रही होगी? एक जनरल सी वैल्यू v की, जो v1 से लेके v2 तक चेंज कर रही होगी। टाइम क्या लिखा है? t1 से लेके t2 तक का। कोई परेशानी वाली बात नहीं बच्चों? एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों में, अगर मैं बोलूं इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है, कैसे मालूम पड़ा? तो बोलोगे सर जी जो 3 पॉइंट पे आपने ग्राफ बना के रखा है उन 3 पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो अलग अलग टेंजेंट आ रही है ना बच्चों, देखो है ना, स्लोप अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना बच्चों वो ए आएगा उस पोजीशन का। ठीक है, अब सबसे पहले अपन फर्स्ट वाली को प्रूव करते हैं, जो लिखा है v बराबर, बोलो u प्लस एटी करके प्रूफ होना चाहिए, है ना। v बराबर u प्लस एटी का प्रूफ होना चाहिए। हम लिख सकते हैं सिंस वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ, बोलो टाइम, देयरफॉर जो एक्सेलरेशन होगा ना वो इंस्टेंटेनियस वाला लिया जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों d बाई डी टी ऑफ v। किस किस को आया ये समझ में? आप दोनों में से, है ना। और ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर चलनी है, यहां मैं लिख देता हूं, फॉर वेरी स्मॉल टाइम एलिमेंट dt, बच्चों उतनी छोटी वैल्यू जो टाइम की dt है ना उस पे चेंज होने वाला v है, उसको वेलोसिटी को कांस्टेंट अज्यूम किया है। वेलोसिटी v इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। ये एक इतनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई है ना जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इतने छोटे dt पे अगर मैं यहाँ dv कर दूंगा तो कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा बच्चों। हमें ये मान के चलना है कि हल्का सा रेक्टेंगुलर नेचर का है ये, और ये हो जाएगा v इंटू डी टी। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत छोटे टाइम एलिमेंट के लिए हम जो वेलोसिटी है उसको भी क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट मान रहे हैं। हालांकि चेंज तो वो हो रहा है v1 से v2 तक का, लेकिन उतने छोटे टाइम के लिए चेंज नहीं माना जाएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा बच्चों अपना। अब यहाँ तक का अगर आपने कर लिया है उसके बाद तो आंसर निकालने की कोई जल्दी है ही नहीं अपन को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो dv बराबर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर a डॉट डी टी, हाँ या ना बोलो? होगा। दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेशन लगा दो। जब जब आपके पास dv के टर्म आए ना डिफरेंशियल टर्म, तो आपको पूरे पूरे टर्म चाहिए होते हैं। अब यहाँ आपका पूरा रियल टेस्ट होगा कि किसने बेसिक मैथमेटिक्स क्लास ढंग से पढ़ी है। ये dv लिखा हुआ है, इसके बगल में 1 लिख लेता हूँ। जब कोई होता नहीं इंटीग्रेट करने के लिए तो फंक्शन अपनी वैल्यू छोड़ जाता है। dv के लिमिट्स हो जाएंगे u से लेके v तक के, और टाइम के लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेके t तक के। किस किस को आया ये समझ में?
तो ग्राफ में बोलोगे तो T1 की वैल्यू 0 से लेके आप T2 की वैल्यू T तक पढ़ रहे हो, और V1 की वैल्यू बच्चों U से लेके V2 की वैल्यू V तक पढ़ रहे हो। तो वही यहाँ पे लिखा है, जब कोई नहीं होता अब इंटीग्रेट करने के लिए, तो फंक्शन बोलता है भाई बुरा मत मान, मैं अपने आप को कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगा बच्चों v, लिमिट ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे u और v। दिस इज हाउ वी राइट। अब यहाँ देखोगे ना तो बोलोगे सर एक्सेलरेशन का क्या करोगे आप? तो मैं बोलूंगा बेटा एक्सेलरेशन भले ही हर जगह पे वेरी कर रहा है, लेकिन उतनी छोटी जगह के लिए एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इस एक्सेलरेशन को भले ही वो वेरी कर रहा है, क्या माना है मैंने, कांस्टेंट, तो वो बाहर निकल आएगा। और इंटीग्रेशन खाली किसका होगा, dt का होगा। कहाँ से कहाँ तक का होगा, 0 से लेकर t तक का होगा। तो बोलोगे सर जब कोई नहीं होता है तो फंक्शन खुद आके बैठ जाता है। तो a और अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है, और लिमिट क्या लग जाएंगे, 0 से लेकर t। अब आपको मेन काम करना है बच्चों, एक बार अपर लिमिट को रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट को रखते हैं। यहाँ भी एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत मामला जम गया है अपना, वहां तो v माइनस यू हो जाएगा, और राइट साइड में a इंटू टी माइनस 0 हो जाएगा। देखते ही देखते बच्चों आपका प्रूफ हो चुका है ये तो। आ गया क्या समझ में? है ना, इजी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब यही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अपन को सेकंड वाली इक्वेशन भी प्रूफ करनी है। तो s इक्वल्स टू कितना होता है, ut प्लस, बोलते जाओ, 1/2 AT स्क्वायर, है ना, हाफ AT स्क्वायर। हमें मालूम होता है बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो dv/dt होता है। जब वो नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होता है तो हर एक इंस्टेंट पे निकालना होता है बच्चों। एक फॉर्मूला और पढ़ाया जाता है आपका, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t चेंज कर रहा है ना, देयरफॉर उसका जो पोजीशन होगा ना बच्चों, x इज ऑल्सो चेंजिंग विथ टाइम। तो मुझे बताओ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है सारे सारे बच्चे? ये सिंपली हो जाएगा बच्चों dx डिवाइड बाय dt, या ऐसा भी पढ़ते हैं इसको, d बाय dt ऑफ x। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स टू एवरीबडी प्रेजेंट इन द क्लास? है ना। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो लेफ्ट साइड पे तो dx लिखा हुआ है, ये हो जाएगा v डॉट dt। मैं बोलूंगा हाँ बच्चों बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई परेशानी वाली बात यहां तक? अब सुनो, जब दोनों साइड आपके डिफरेंशियल वैल्यूज आ जाए तो क्या करना होता है, उनको इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान रखता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो उसी के लिमिट्स आएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, s हो गया। टाइम बेटा आपका जीरो से बढ़ते बढ़ते t हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी है ना वो चेंज कर रही है। तो वेलोसिटी की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, जो एक सेकेंड पहले आया अपना आंसर, u प्लस AT। आया समझ में? इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो dx लिखा हुआ है, जब अंदर कोई नहीं होता तो फंक्शन अपने आप अपनी वैल्यू छोड़ देता है। बोलोगे जी सर कहां से कहां तक, 0 से लेके s तक। फिर यहाँ इंटीग्रेट करना है बच्चों आप लोगों को, u प्लस AT, b की जगह पे लिखा है मैंने डॉट dt का, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक का। बच्चों लोग यहां तक का समझ में आया क्या? बढ़िया बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब ना मैं चेन रूल लगाने जा रहा हूँ। चेन रूल तो बड़ा ही आसान होता है, एक बार इस पे लगाएंगे और एक बार इस पे लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ बचा नहीं है करने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा s-0, है ना, समझ में आई बात? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ AT डॉट dt, कहां से कहां तक, 0 से लेके t और 0 से लेके t। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपका ऐसे ही आ रहा है। बताओ u डॉट dt में u क्या कांस्टेंट नहीं दिख रहा अपन को? तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, बाहर निकल आया, अंदर किसका बचेगा, 1 का होगा। 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन, t हो जाएगा, है ना। 1 डॉट dt का क्या होगा इंटीग्रेशन बच्चों, t हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है। a और t में से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अंदर बच रहा है बच्चों केवल इंटीग्रेट करने के लिए t डॉट dt। अब मैं आप सबसे एक बहुत ही इनफेमस फॉर्मूला पूछने जा रहा हूं कि t की पावर 1 लिखा हुआ है,
क्या आपको ये फॉर्मूला मालूम है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डॉट डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? तो बोलोगे जी सर, पावर एक बढ़ जाती है और जो बढ़ जाता है वही नीचे आ जाता है। एम आई राइट बच्चों? वही तो यहाँ करना है। उसी दिन के लिए अपन को पढ़ाई जाती है बेसिक मैथमेटिक्स की। यहाँ पे दिक्कत नहीं है बच्चों को। टी टू पावर वन लिखा है तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टी टू पावर टू डिवाइड बाय टू, और अपर लिमिट लोअर लिमिट कर लेते हैं यहाँ से अपन, है ना, जीरो से लेके टी तक। और यहाँ पे बच्चों आ रही होगी अपनी एक लिमिट जीरो से लेके टी तक की। कुछ नहीं करना बच्चों, अपर लिमिट जाएगी तो टी बनेगा, लोअर लिमिट जाएगी तो कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास। तो ये हो जाएगा यू इंटू टी प्लस वन बाय टू पहले कर लेता हूँ और हाफ ई टी स्क्वायर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास? एक डाउट आया कि सर ये एक्स कहाँ चला गया? जिसको इंटीग्रेट करते हो ना बेटा उसकी जगह पर आता है लिमिट। तो x की जगह पर s आया है, x की जगह पर जीरो आया है, इसलिए आया है s माइनस जीरो। इसको कहते हैं अपर लिमिट लगाना, अपर लिमिट माइनस बोलो लोअर लिमिट। जिसको करते हैं ना इंटीग्रेट बेटा उसकी जगह पे आता है। मान लो यहाँ पे t लिखा हुआ है तो ऊपर t की जगह पे t आया और नीचे वाले की जगह पे जीरो आया। मेरे कहने का मतलब है s लिखा हुआ है यहाँ पे, u है ब्रैकेट में t माइनस जीरो लिखा है, और यहाँ वन बाय टू ब्रैकेट में लिखा है टी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। अब तो आ गया होगा समझ में आपको? स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ये डिस्प्लेसमेंट का टर्म है। हो सकता है यहाँ पे टीचर ना x1 लिख दे और यहाँ टीचर x2 लिख दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2 माइनस एक्स वन, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वो तो नाइन्थ क्लास की लैंग्वेज में ऐसा आ जाता है कि s बराबर यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर। बेटा इसको x क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। डेल्टा एक्स क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। आया समझ में? सो हियर यू मस्ट बी हैविंग वन डाउट कि टी स्क्वायर। तो बेटा देखो, जिसको इंटीग्रेशन किया ना अपन ने जिस फंक्शन को, उस पर ही लिमिट लगेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ये हाफ तो ऑलरेडी बाहर आ चुका रहेगा बच्चों। मतलब अगली लाइन ऐसी लिखी जाएगी इसकी, u होगा t माइनस जीरो होगा फर्स्ट के लिए, और प्लस करके मैं यहाँ लिख देता हूँ वन बाय टू। टू मैंने पहले बाहर निकाल लिया, सारा काम मैं अंदर कर रहा हूँ। टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। आप चाह रहे हो कि टी स्क्वायर बाय टू लिखे और जीरो स्क्वायर बाय टू लिखे। बच्चों वो तो मैथमेटिक्स है, वो तो आ ही जाएगा। जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी जीरो ही अगेन, बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू राइट। लिमिट्स हमेशा उन पे लगाई जाती है जिनको आपने इंटीग्रेट किया था। तो आपने टाइम को इंटीग्रेट किया था, ना कि टू को किया था। बात समझे अभी? सो स्टूडेंट्स क्विकली अपन थर्ड वाले को स्टडी कर लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को अपन बोल सकते हैं टू इंटू ए इंटू एस। ऑल राइट बच्चों, इसके लिए ना एक नया तरीके से स्टडी करना जरूरी हो जाता है। हमें बात करनी होगी एक कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले की। अब तक आप लोगों ने जब भी स्टडी करा हमारी क्लास में, उसमें ये देखा कि सर ने या तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला इस्तेमाल किया। बोलो क्या होता है एक्सेलरेशन? तो बोलोगे सर डीवी बाई डी टी होता है। ठीक है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करा? v का, वो हो जाता है dx बाई डी टी। एम आई राइट स्टूडेंट्स? दीज आर द टू फॉर्मूला विच वी हैव यूज्ड टिल नाउ, और इन सबको मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में समझा रखा है। तो बोलोगे हाँ सर बात तो सही है आपकी, बट बच्चे v और s के रिलेशन में टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आप इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे टाइम का तो कोई रोल नहीं है। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में टाइम आता है, इसलिए अपन को किसी ने कुछ बोला नहीं। प्रूफ हो गया अपना 2 मिनट के अंदर, है ना। ये दोनों इक्वेशन में बच्चों टाइम के टर्म दिख रहे हैं, तो दिस इज ओके टू राइट। तो बच्चों जस्ट बिकॉज आई नीड टू एलिमिनेट टाइम, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं लिखना, यूजिंग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना होता है? तो बोलोगे सर डीवी बाई डी टी होता है। आंसर लाने के लिए बच्चों में मल्टीप्लाई बाय डी एक्स और डिवाइड बाय डी एक्स कर रहा हूं। अब मैं इन दोनों को फ्लिप करके लिख दूंगा। फ्लिप करके लिखने का मतलब है आई वॉन्ट टू राइट दीज टू विथ इन वन ऑर्डर एंड दीज टू इन वन ऑर्डर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर डीवी बाय डी एक्स तो हो रहा है, और बगल में कितना हो जाएगा? डी एक्स बाय बोलो डी टी। बेटा ये कितना होता है 12th के बच्चों? व्हाट इज डी एक्स बाय डी टी? velocity times dv by dx। तो इट इज हाईली एडवाइजेबल टू एवरीबडी इन दिस क्लास दैट एक नया फॉर्मूला आप पढ़िए जहां पे टाइम की कोई जरूरत नहीं है।
एक्सेलरेशन इज v डॉट डी बाई डी एक्स, या कई बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं a डॉट डी एक्स बराबर v डॉट डी वी। मैं भी एज अ टीचर आपको यही वाला याद करने की मतलब ओपिनियन या एडवाइस दूंगा। ऐसे रैंडमली याद करो a डॉट डी एक्स बराबर v डॉट डी वी। क्लियर? अब मैं इसको यूज करके सॉल्व करूंगा बिकॉज यहाँ पे टाइम कहीं दूर दूर तक नहीं है, मैंने इसको हटा दिया है। कोई दिक्कत? यूजिंग यूजिंग द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लिख सकते हैं a डॉट डी एक्स बराबर v डॉट डी वी। बच्चों दोनों साइड पे डिफरेंशियल टर्म से इसमें आंसर तो आना नहीं है अपना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब dx लिखा हुआ है, कहां से कहां तक का होगा, तो बोलोगे सर जी 0 से लेके s तक का होता है, और कहां तक का होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यही होती है। वेलोसिटी की लिमिट क्या होंगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब बच्चों इसको अपन पढ़ लेते हैं फटाफट। एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट टर्म, भले ही टॉपिक वेरिएबल का चल रहा है लेकिन इतने स्मॉलेस्ट चेंज के लिए, ये ग्राफ देखो यहाँ पे, इतने स्मॉलेस्ट चेंज के लिए हम क्या मानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा है, तो बोलोगे सर अंदर तो खाली है ना, बोलते हैं सबका मालिक एक, जिसका अंदर कोई नहीं है वहां पे वन लिख देंगे अपन, एक। ठीक है, कहां से कहां तक होगा ये, और बगल में v डॉट डी वी लिखा है, तो v तो चेंज कर ही रहा है ना बच्चों dv के रिस्पेक्ट में, तो बोलोगे हाँ सर कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, x की पावर n डॉट डी एक्स वाला, ये हो जाएगा v की पावर n डॉट डी वी वाला। बोलो क्या लिखना चाहिए, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यही होता है ना बच्चों फॉर्मूला। तो देखो v की पावर वन लिखा है, क्या लिखोगे आप लोग, v स्क्वायर बाय टू, और लिमिट क्या लग जाएंगे तुम्हारे u से लेकर v तक। अब मैं जानता हूं कि बच्चे मेरे सारे सब कुछ जानते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक, देखो एक बार अपर लिमिट लगेगा, एक बार लोअर लिमिट लगेगा, बोलोगे जी सर लगा लीजिए। यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, और दोनों के नीचे टू रहेगा, या वन बाय टू करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट से ये हो जाएगा। तो एक बार अपर लिमिट आएगी, एक बार लोअर लिमिट आएगी, और क्या होगा, a लिखा है s माइनस जीरो, और यहाँ लिखा है बच्चों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू। हालांकि आंसर इस लाइन में आ चुका है, मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ लाइनें भर के, तो आंसर हो जाएगा अपना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, बोलो टू इधर ले आओ। समझ आया बच्चों? ये सारे वो फॉर्मूले से प्रूफ किए गए जहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म था। नाउ यू हैव द बेसिक आइडिया कि जनरल और ग्राफ वाली मेथड का इस्तेमाल करते हैं जब बच्चों आप लोगों का एक्सेलरेशन कहाँ पर हो, बोलो एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म। और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलस का। कैलकुलस में दोनों मेथड इस्तेमाल हो जाती हैं, एक होती है डिफरेंशिएशन वाली, और दूसरी कौन सी हो जाती है, इंटीग्रेशन वाली। राइट बच्चों?